हाय बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, नाम से आप समझ गए हैं, नाउन मैंने करा दिया है। अब हम करने वाले हैं प्रोनाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको पहले। हरी इज़ एब्सेंट बिकॉज हरी इज़ इल। अच्छा लग रहा है ये दो बार हरी इस सेंटेंस में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक हरी की जगह हम नाम रख लेते हैं अरुण। अरुण इज़ एब्सेंट बिकॉज अरुण इज़ इल। फिर आगे सेंटेंस बनाए अरुण कुड नॉट डैश, ठीक है। फिर आगे बनाए अरुण डज नॉट। जो पूरा एक सेंटेंस मैंने बनाया, इसमें बार बार अरुण 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 आया, अच्छा नहीं लग रहा है। सो अरुण क्योंकि एक मेल है और मेल के लिए हम ही का यूज़ करते हैं, तो हम पहले जो ये वर्ड है जहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हम अरुण ही रहने देते हैं। इसके जो बाद के जो सेंटेंसेस है, अरुण को हटा के हम ही लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, देम, ठीक है। और ये जो प्रोनाउन होते हैं ना, इनको तो हम देख ही नहीं सकते, कांट बी सीन। अब ये जो ही है ना, अब ही को नहीं देख सकते हो, आप अरुण को देख सकते हो। फिर से समझना गाइज, आप ये जो ही है, शी हम लगाते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। तो आप ये शी को नहीं देख रहे हो, आप लता को देख रहे हो या आप दिव्या को देख रहे हो, लेकिन आप शी को नहीं देख रहे हो। सो प्रोनाउन कांट बी सीन। जो प्रोनाउन की एग्जैक्ट डेफिनेशन है ना, वो ये होती है रेपिटेशन ऑफ अ नाउन शुड बी अवॉइडेड। इसीलिए जो रेपिटेशन होता है ना नाउन का एक सेंटेंस में, और अच्छा नहीं लगता है बार बार एक ही चीज़ को बोलना, तो वो उसको अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन लगाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो नाउन है ना, इसके बदले में प्रोनाउन ही आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आगे मैं आपको इस एग्जाम्पल्स दे के ये चीज़ आपको अभी क्लियर करूँगी। जिसका और जिसको भी आप नाम दे सकते हैं वो नाउन है, और प्रोनाउन वो है जिसको हम नाम नहीं दे सकते हैं, वो हमारा प्रोनाउन है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसमें कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं। हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और एम्फेटिक। ये जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक होता है ना, ये एक ही जैसा ही होता है। अब इसको याद कैसे किया जाए, ये जो हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको नाउन में बताया था कि मैंने इसको कैसे याद किया, बहुत फनी वे है, लेकिन मैं चीज़ों को ऐसे ही याद करती हूँ, क्योंकि मैं अगर चीज़ों को जो हमारा ह्यूमन माइंड है ना गाइज, जब हम किसी भी चीज़ को एक स्टोरी फॉर्म में याद करते हैं ना, तो जो हमारा माइंड है वो कभी भी नहीं भूलता है उन चीज़ों को। अगर आप कोई भी चीज़ को रटोगे ना, तो उस टाइम के लिए वो आपको याद रहेगी, कुछ टाइम बाद आप उसे भूल जाओगे। लेकिन अगर आप स्टोरी फॉर्म में किसी भी चीज़ को याद करते हो ना, वो आप कभी भी नहीं भूलते हो। इसको मैंने कैसे याद किया था, मैं अपना बताती हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग भी ऐसा इसको याद कर सकते हो तो कर लीजिएगा, रटने का ज़रूरत नहीं है। अब ये जो PD है ना, ये मैंने एक नाम लिखा था, लड़की पूजा दास। ये जाती है एक इंस्टीट्यूट में, आई से इंस्टीट्यूट, क्योंकि इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट में आई आता है 2 बार, तो मैंने इसको इंस्टीट्यूट बना दिया। सो ये जो पूजा दास है, ये इंस्टीट्यूट जाती है क्योंकि इसको ना PR, इसको पब्लिक रिलेशन में जाना होता है। उसी में पब्लिक रिलेशंस में वो अपना करियर बनाना चाहती है। तो ये जो पूजा दास थी, ये एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती है पब्लिक रिलेशन का, क्योंकि उसको पब्लिक रिलेशन में ही अपना करियर बनाना होता है। वहाँ पे वो जाती है, उसको समझ में आता है कि यार मेरा तो इसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, उसको छोड़ देती है। और फिर वो डिसाइड करती है यार मैं क्या, काफ़ी दिनों तक वो घर पे बैठ के सोचती है, और फिर वो डिसाइड करती है कि मैं क्या करूँ लाइफ में। फिर ये सोचती है यार मुझे ना PhD करना चाहिए। तो PhD, क्योंकि इसको अभी अपने नाम के आगे इसको डॉक्टर लगवाना है, सो ये PhD के लिए अप्लाई करती है, और वो वहाँ से भी रिजेक्ट हो जाती है। तो हमने इसको कैसे किया, आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। ये हमारा हो गया पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, इंटेरोगेटिव, पोजेसिव, रिलेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रेसिप्रोकल और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक। अब ये जो R और E है ना, ये रिजेक्ट का, ये हो गया रिफ्लेक्सिव और ये हो गया एम्फेटिक। मैं पर्सनली चीज़ों को ऐसे ही स्टोरी फॉर्म में याद करती हूँ, इससे मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। आप चाहें तो आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, या मेरी तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो ये प्रोनाउन होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही नाउन के बदले में यूज़ होगा, नहीं। प्रोनाउन हम एक सेंटेंस में चीज़ें रिपीट ना हो, इसी वजह से हम प्रोनाउन, मतलब ये नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसी वजह से हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये एवरीबडी इज़ द मास्टर ऑफ हिज फ्रेट। अब ये जो एवरीबडी है, ये तो नाउन होना चाहिए था ना, ये नाउन तो है नहीं, ये तो प्रोनाउन है। तो बताइए कहाँ आया, नाउन के बदले आता है ना प्रोनाउन, तो यहाँ तो है ही नहीं नाउन। और ये जो इज़ हुआ, ये तो वर्ब हो गया हमारा, तो हमारा आर्टिकल हो गया। तो ये जो तीनों वर्ड्स है, इसमें कहाँ है नाउन,
ये जो प्रोनाउन होता है ये ज़रूरी नहीं है, अभी ये जो एग्जाम्पल है इससे मैंने क्लियर कर दिया कि ये प्रोनाउन ज़रूरी नहीं है कि नाउन के बदले ही आएगा। हम पहला प्रोनाउन करने वाले हैं जो कि है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना, ये 7 तरीके के होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, 7 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, दे आर ऑफ 7 टाइप्स, आर कॉल्ड PP, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ये पर्सनल प्रोनाउन इसीलिए कहते हैं टॉक अबाउट अ पर्सन। तो पर्सन, कितने पर्सन के बारे में बात करते हैं? फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, सेकंड पर्सन के बारे में बात करते हैं और थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके बारे में बात हो रही है, इसीलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, किन किन पर्सन के बारे में बात करेंगे? द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पोकन टू एंड द पर्सन स्पोकन ऑफ। इनका मैं मीनिंग अभी नीचे आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। द प्रोनाउन आई और वी डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पीकिंग आर सेड टू बी पर्सनल प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अभी मैंने बताया ना कि पर्सनल प्रोनाउन क्यों होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है। जो ये आई और वी है ना, ये फर्स्ट पर्सन में आता है। यू जो आता है ये आता है हमारा सेकंड पर्सन में, और ही, शी, दे, ETC ये आता है द पर्सन स्पोकन ऑफ, ये आता है हमारा थर्ड पर्सन में। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। आई और वी हमारा आता है फर्स्ट पर्सन में, नीचे और समझेंगे। यू आता है पर्सनल प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन, और ये जो ही, शी और दे आता है ये आता है हमारा थर्ड पर्सन में। इसको डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था ना, आई, माई, माइन और वी। ठीक है, ये आ गया हमारा फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, योर, योर्स। ठीक है, ये हमारे हो गए सेकंड पर्सन, इसको नोट डाउन कीजिएगा। हमारा थर्ड पर्सन होता है, वो होता है हिज, ही, हिम, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर, देयर्स, देम। ये हमारे होते हैं थर्ड पर्सन। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात आएगी तो समझ लीजिएगा पर्सन हमारे हो गए 3 टाइप्स के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। एक रूल है पर्सनल प्रोनाउन का, वो मैं आपको बताती हूँ। इफ 3 singular pronouns of different person are used together in a sentence, the normal structure would be 2, 3, 1। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि जो 3 सिंगुलर प्रोनाउंस है ना, जो अभी हमने पढ़े, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का प्लूरल वाला नहीं, सिंगुलर वाला जो हमने पढ़ा है, ऑफ डिफरेंट पर्सन, कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, आर यूज टुगेदर, साथ में जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, एक वाक्य बनाने के लिए, तो वो उसका ऑर्डर होता है सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको हम कहते हैं 2, 3, 1 रूल। ठीक है, अब जैसे कि ये देखिए, यू है, ये हमारा सेकंड पर्सन है, ये ही है, बताइए ही क्या है? ही हमारा है थर्ड पर्सन, और ये जो आई है ये हमारा है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा ना, तो जो वर्ब होगी ना वो होगी हमारी प्लूरल। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। इफ अगर 3 सिंगुलर प्रोनाउन 2, 3, 1 वाले उस पे आएंगे, साथ में आएंगे, तो जो वर्ब की फॉर्म होगी वो हमारी वर्ब लगेगी प्लूरल। ये एक रूल है, कंसेप्ट है, प्लीज इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। या ये जो 2, 3, 1 है, ये कभी भी ऐसे नहीं बन सकते हैं, ये ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, ये 2 + 3 हो सकता है, 2 + 1 हो सकता है, 3 + 1 हो सकता है। ठीक है, ये कभी भी 1 + 3 नहीं हो सकता, 3 + 2 नहीं हो सकता, ये हमेशा ऐसे चलेंगे और ऐसे नहीं चलेंगे। एक और कंसेप्ट पर्सनल प्रोनाउन का जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना था वो ये था, इफ 3 pronouns ऑफ अ डिफरेंट पर्सन आर यूज्ड together but the sense of the sentence is related to confess, guilt, crime, lie, तो उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, इसका मतलब होता है अगर 3 डिफरेंट प्रोनाउन हम ले डिफरेंट पर्सन के, डिफरेंट पर्सन हमारे कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आर यूज टुगेदर, इनको साथ में जब हम लेते हैं, बट द सेंस ऑफ द सेंटेंस, लेकिन जो सेंटेंस का सेंस होगा ना, मतलब ये जो ऊपर मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, ये तो नॉर्मल किसी भी सेंटेंस के बारे में, बट ये वाला ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये जो सेंटेंस होगा ना, ये हमेशा ही नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब कि कोई क्राइम हो रखा होगा या झूठ बोला होगा, ये सारा सब कुछ नेगेटिव है ना। तो ऐसा कोई सेंटेंस होता है ना, तो इसका जो रूल बनता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कैसे बनेगा? 1, 2, 3, और ऊपर वाला कैसे था? 2, 3, 1। याद रखिएगा, 1, 2, 3 और 2, 3,
1। सो ये 1 2 3, ये 2 + 3 हो सकता है, 1 + 3 हो सकता है, 1 + 2 हो सकता है। इसके अलावा ये भी, ये जो 1 2 3 है, ये उल्टा नहीं जाएगा। आई हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, हो गया ना फर्स्ट पर्सन, यू हो गया हमारा सेकंड पर्सन, और ये ही हो गया हमारा थर्ड पर्सन। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था ना कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। इसके साथ जो वर्ब लगेगा ना, वो भी लगेगा प्लूरल। क्या लगेगा? प्लूरल। अब यहाँ पे देखिए ना, आई, यू एंड ही हैव डन दिस क्राइम। अब फटाफट आते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ लिया, पोजेसिव प्रोनाउंस। अब ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस है, एज द नेम सजेस्ट, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? किसी पोजेशन के बारे में बात हो रही है, कब्जा। पोजेसिव का मतलब होता है कब्जा करना। फॉर एग्जांपल, अ पोजेसिव बॉयफ्रेंड, अरे एक ऐसा बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड पे हमेशा कब्जा करता रहता है, ठीक है। ओनरशिप, अधिकार जताना। एग्जांपल से आप लोग इसको समझ पाएंगे। दिस इज अ पेन, ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस है, कोई नहीं। अब ये दिस इज अ पेन, ठीक है, अभी तो ये नॉर्मल सेंटेंस लग रहा है, अब ये हो जाएगा दिस इज माई पेन। अब ये माई आ गया ना, मैंने इस पेन पे अपना कब्जा, ये जो पेन है ना मेरा, इस पे मैंने अधिकार जता दिया है, और ये माई आ गया, तो ये हमारा हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज अ बुक, दिस इज माई बुक। दिस इज अ टेबल, दिस इज माई टेबल। ये मेरा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है, ये मेरा दोस्त है, ये इस पे मैंने अधिकार जता दिया, तो मैंने इनको पोजेस कर लिया, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पोजेसिव प्रोनाउन। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ना, मुझे पता है मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव्स अभी कराया नहीं है, तो आप चाहें तो इसको मत देखिएगा, बट जिन जिन लोगों को स्क्रीनशॉट या लिखना होगा, प्लीज़ इसे नोट डाउन कीजिएगा अपनी नोटबुक में। ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्ज, इट, देयर, ये हमारे होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। और जो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, वो होते हैं माइन, आर, योर, हिज। यहाँ पे ना दोनों ही, ये जो हिज है, ये सेम है, ये ध्यान रखिएगा। हर, इट का इट्स हो गया, देयर्स का यहाँ पे देयर हो गया। डिफरेंस देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजेसिव आया तो डेफिनेटली अधिकार के बारे में तो बात होगी ही, बट क्योंकि मैंने अभी आपको एडजेक्टिव नहीं पढ़ाया है, तो मैं इसको नहीं समझा रही हूँ। बस मैं आप इतना समझ लीजिए कि ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये इनके नाउन मस्ट है, नाउन आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नाउन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस डॉग इज माइन, और यहाँ पे एक और समझते हैं, दिस इज माई डॉग। सेंटेंस देखिए, दिस डॉग इज माइन और दिस इज माई डॉग। ये जो माई है, ये क्या है? हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो एडजेक्टिव होता है, ये हमेशा नाउन की है ना, नाउन का विशेषता बताता है एडजेक्टिव। तो नाउन की विशेषता क्या बता रहा है? माई। माई क्या है? मेरा है, ये जो कुत्ता है मेरा है। तो ये डॉग हो गया हमारा नाउन, ये माई पे मैंने अधिकार जता लिया, तो ये हो गया एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। और ये जो प्रोनाउन हुआ, ये हुआ दिस डॉग इज माइन। कहाँ है बताइए? माइन के आगे है क्या नाउन? ये तो इज है, इज तो हमारा वर्ब होता है, डॉग तो हमारा नाउन होता है, लेकिन ये तो नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे नाउन मस्ट है, नाउन होना ही होना है, और यहाँ पे नाउन नहीं होगा। लेकिन आपने देखा ना, ये हिज और हिज को हम एक्सेप्शन यहाँ पे हमेशा रखते हैं। अब फटाफट हम इसी के साथ में हम पढ़ लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत इजी होता है कि ये शीशा है, ये शीशा के आगे मैं खड़ी हूँ, अपने आप को देख रही हूँ, रिफ्लेक्ट कर रही हूँ मैं शीशे में, ठीक है। तो इसको ऐसे समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से समझा रही है। मैं हूँ, ये शीशा है, इसमें मैं अपनी परछाई देख रही हूँ, रिफ्लेक्शन देख रही हूँ मैं अपना। तो मैं क्या? खुद को देख रही हूँ। खुद जब आया ना, खुद के बारे में जब मैंने बात कर ली, तो ये आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, खुद के बारे में यहाँ बात होगी, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। जहाँ पे ये सेल्फ लग गया ना, सेल्फ इसका प्लूरल होता है सेल्फ, 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 सेल्फ। जहाँ पे ये सेल्फ लग गया, समझ जाइएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। प्रोनाउंस पढ़ाया था, और जब मैं आपको ये जो प्रोनाउंस का पूरा मैं आपको बता रही थी कि कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में, तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि जो एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, वो काम एक ही चीज़ का ही करते हैं। कुछ लोग रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को एक ही प्रोनाउन मानते हैं, विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट। नाउ क्विकली लेट्स गेट इनटू दिस सेक्शन। सो अब ये देखिएगा, ये बस सेंटेंसेस देखिए। आई विल डू इट माई सेल्फ, सब्जेक्ट क्या बता रहा है? मैं इसको खुद से करूँगा। आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट, मैंने देखा, मैंने उसको खुद देखा ये करते हुए, मैंने उसको खुद देखा। सब्जेक्ट पे एम्फेसिस हो रही है, माई सेल्फ, सब्जेक्ट पे एम्फेसिस हो रही है। वी विल सी टू इट आवर सेल्व्स, वी विल सी टू इट आवर सेल्व्स, हम इसको देख लेंगे खुद से,
खुद की बात आ गई ना, मैंने बोला था ना खुद मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन, तुम खुद इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम खुद इसको अच्छे तरीके, खुद के बारे में बात हो रही है। ही हिमसेल्फ सेड सो, दे देमसेल्व्स एडमिटेड देयर गिल्ट। तो आपने ये देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर एम्फसाइजिंग द सब्जेक्ट एंड आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे ना, ये देमसेल्व्स था, हिमसेल्फ था, योरसेल्फ था, ठीक है, माईसेल्फ था, ठीक है। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस थे ये एम्फसाइज कर रहे थे किसको एम्फसाइज, किस पे एम्फसाइज से समझते हैं, किस पे ये प्रेशर डाल रहे थे, किस पे, सब्जेक्ट पे प्रेशर डाल रहे थे, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी। किसको एम्फसाइज कर रहे थे, जो हमारा सब्जेक्ट था, आई, वी, यू, दे, ये सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे थे, सब्जेक्ट पे प्रेशर ये डाल रहे थे, इसीलिए हम इनको कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस, ठीक है। आई होप आपको ये एम्फेटिक प्रोनाउंस क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, रिलेटिव से हम समझते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन से समझते हैं कोई रिश्ता, ठीक है, या फिर हमारा रिश्तेदार। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। और कंजंक्शन का काम क्या होता है एक सेंटेंस में, कि जैसे ये सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना, यही काम होता है कंजंक्शन का। और यही काम ये रिलेटिव प्रोनाउन करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे होते हैं whom, whose, who, which, that are called relative pronoun, works as a conjunction. अरुण मेरा फेवरेट नाम है। I met अरुण had just returned, ठीक है। तो मैं अरुण से मिली, अरुण जस्ट अभी वापस आया था। अरुण की जगह, ठीक है, हम ही लगा सकते हैं, बट क्योंकि हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दो सेंटेंसेस है, इनको हमें जोड़ना है, ठीक है। तो इस आई मेट अरुण हु हैड जस्ट रिटर्न, अब ये हु यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर दिया, क्योंकि ये हु ने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के एक सेंटेंस बना लिया। अगर मैंने यहाँ पे ही लिखा होता, आई मेट अरुण एंड ही हैड जस्ट रिटर्न, तो ये दोनों ही एक अलग अलग सेंटेंस होता। अभी इन दोनों अलग सेंटेंसेस को हमको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन, ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेज हैं कि हम यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो आई हैव फाउंड द पेन, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा विच हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये रिश्ता बता दिया ना दो सेंटेंसेस का, दो सेंटेंसेस थे अलग अलग, इन दोनों सेंटेंसेस का रिश्ता बना दिया इन दोनों सेंटेंसेस ने। किसने रिश्ता बनाया, विच ने बनाया, और विच क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। एक और सेंटेंस समझते हैं। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये अब जो हु हुआ, दो सेंटेंसेस को जोड़ा, हुज ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा। दिस इज द बॉय हुज एक्सरसाइज इज डन वेल, दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड, ये वही लड़का है जो मेहनत करता है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, सच और वन, ठीक है। ये जो दिस है और ये जो दीज है, ये हम यूज करते हैं जब हम कोई पास की चीज के बारे में बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अब ये जैसे पेन है, दिस इज अ पेन, सो ये दिस और दीज होता है पास के लिए, और दैट और दोज होता है फार के लिए। फार मतलब दूर की चीजों को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। दिस और दैट सिंगुलर होता है, तो इसका वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा। दीज और दोज प्लूरल होता है, ये जो वर्ब आएगा वो आएगा प्लूरल फॉर्म में। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज माई पेन, ये जो इज है, ये जो वर्ब है सिंगुलर है, आर है प्लूरल है। दैट इज माई हाउस, दैट इज द रेड फोर्ट, दैट मैंने बताया कि दैट जो होता है ये दूर की चीजों के बारे में बात करता है। दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है, मतलब दूर है। दैट इज द रेड फोर्ट। Demonstrative pronouns point out the object to which they refer and hence are called demonstrative pronouns. ये जो demonstrative pronouns होते हैं ना, अब जैसे आपने ये देखा कि इसमें जो object है, ये जो sentence है, इसमें जो object था, ये था house. house के बारे में बात बता रहा है ना, रेड फोर्ट के बारे में बात हो रही है ना, क्या दैट इज माई हाउस, ठीक है। हाउस जो ऑब्जेक्ट है उस पे प्रेशर डाला जा रहा है, रेड फोर्ट पे प्रेशर डाला जा रहा है, पेन पे डाला जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर। सो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ऑब्जेक्ट पे हम प्रेशर डालते हैं, तो इसी वजह से ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में, जो इंडेफिनिट होता है ना, उसका मतलब, डेफिनिट का तो मतलब हमारे को पता है कि डेफिनिट का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर
उसी के बारे में बात की जा रही है, उसी डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है, उसी इंजीनियर के बारे में बात की जा रही है। क्या इनडेफिनेट का मतलब नहीं होता कौन से डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है, कौन सा इंजीनियर। इनडेफिनेट को समझाने का सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि हमें नहीं पता कि हम किसके बारे में बात करें। कोई इनडेफिनेट पर्सन के बारे में हम बात करें या कोई चीज के बारे में बात करें, एज द नेम सजेस्ट वी डोंट नो विच पर्सन और विच थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ये इसका हो गया डेफिनेशन, ठीक है, इनडेफिनेट का। कुछ एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझेंगे अभी तो आपको अभी के अभी क्लियर हो जाएगा। वन हार्डली नोज वॉट टू डू, नन ऑफ हिज पोम आर वेल नोन। इसको हम पोम भी बोल सकते हैं, पोम भी बोल सकते हैं और पोएम भी बोल सकते हैं, जैसे आपको सही लगे आप वैसा बोल दीजिएगा। ऑल वर ड्राउंड, सम से ही इज अ शार्पर, ठीक है। नोबडी वॉज देयर टू रेस्क्यू द चाइल्ड, डू गुड टू अदर्स, डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, What is everybody's business is nobody's business। अब आप देख रहे हैं जितने भी मैंने सेंटेंसेस बोले हैं, हमारे को पता ही नहीं है कि जो, लेकिन हमारे को ये तो पता ही नहीं कि बात किसके बारे में की जा रही है। नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, अदर्स, ऑल, सम। अरे किसके बारे में भाई बात कर रहे हो, कुछ बता तो दो। हमारे को पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो ये हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। हिज वर्ड्स आर इन एवरीवन्स माउथ, ठीक है। और कुछ इनडेफिनेट प्रोनाउंस हो गए फ्यू, एनी, सम। ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड, सम आर बॉर्न ग्रेट, समबडी हैज स्टोलन माई वॉच। अरे भैया मेरी घड़ी किसी ने चुरा ली। अरे किसने चुरा ली ये तो बता दो। वन देखे, नन देखे, ऑल, फ्यू, सम, नोबडी, अदर्स, एनीबडी, एवरीबडी, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा ये इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। अब हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, ठीक है। एग्जाम्पल से इसको पहले समझेंगे। ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज, ईदर, इसको ईदर बोल लीजिए, आइदर बोल लीजिए। ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, ठीक है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बिकॉज दे रेफर टू पर्सन और थिंग one at a time. For this reason they are always singular and are followed by the verbs in the singular form। हमेशा ध्यान रखिएगा गाइज, ये जो each है ना, either, neither, इधर नीदर बोल लीजिए, ये ना सिंगुलर फॉर्म में होते हैं और इनके साथ जो वर्ब लगता है वो भी हम सिंगुलर ही लगाते हैं। ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए कि ईच ऑफ द, ये जो ईच है ये क्या हो गया, अभी बताया मैंने आपको कि दे रेफर टू अ पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। ये ईच ऑफ द मैन, अवार्ड तो सारे ही मर्द लोगों को मिला था। अब जो मैंने आपको ऊपर एक एग्जाम्पल बताया कि ईच ऑफ द बॉयज गेट्स प्राइज, इसका मतलब हुआ कि हर लड़के को प्राइज मिला। ये ईदर का मतलब होता है दोनों में से एक। ईदर ऑफ दीज रोड्स लीड टू रेलवे स्टेशन, इन दोनों में से कोई एक रोड तो है जो रेलवे स्टेशन जाएगा। नीदर ऑफ दी एक्विजिशंस इज ट्रू, इन दोनों में से कोई सा भी सच नहीं है। तो ईदर मतलब दोनों में से कोई एक, ये दो हैं, इन दोनों में से कोई एक। नीदर मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, ये ध्यान रखिएगा। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इन्हीं को कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में। जो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं ना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं और ये हमारे होते हैं ईच अदर और होते हैं वन एंड अदर, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये जो ईच अदर होते हैं ये हम दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वन अनदर जब हम दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच अदर हो गया दो के बारे में, वन अनदर दो से ज़्यादा के बारे में। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द टू मैन हेट ईच अदर, मैंने बताया ना ईच अदर आ गया तो मतलब दो के बारे में बात हो रही है। ईच अदर शुड बी यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ द पर्सन और थिंग। द टू मैन हेट ईच अदर, टू हमारा हो गया दो इंसान और ईच अदर दो के बारे में बात हुई तो ईच अदर आया। वन अनदर जो होता है ना, यूज्ड फॉर मोर देन टू, जैसे कि रिलेशन में एक दूसरे से। वी हेल्प्ड वन अनदर, वी हेल्प्ड वन अनदर मतलब कि दो से प्लस के बारे में ये सेंटेंस में बात हो रही है, ठीक है। द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर एंड वी शुड ऑल लव वन अनदर। वी आ गया तो मतलब मोर देन टू हो गया, ठीक है। वी शुड ऑल लव वन अनदर आ गया तो मतलब दो से ज्यादा हो गया, वी आ गया तो दो से ज्यादा हो गया। इफ इट वॉज टू देन द सेंटेंस वुड हैव बीन डिफरेंट। अगर यहाँ पे हमने टू लगाया होता, दो इंसानों के बारे में बात कर दी होती, तो ये जो सेंटेंस होता ये अलग बनता और यहाँ पे हम ईच अदर लगाते। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। द कपल स्पोक टू ईच अदर, कपल का मतलब ही होता है दो इंसान, ठीक है। ऑल ऑफ देम
हेट वन अनदर। ये ऑल आ गया ना, और तो ऑल आ गया मतलब दो से तो ज़्यादा है, ये तो समझ में आ गया। तो ईच अदर यहाँ पे नहीं आएगा, वन अनदर आएगा। द 5 men shouted at one another। यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि 2 नहीं है, यहाँ पे 5 है, क्योंकि 2 से ज़्यादा है तो इसीलिए वन अनदर आया है। अब मैं आपको एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने लायक, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। कुछ न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें आप पढ़ेंगे कि हम 2 के लिए भी वन अनदर का यूज़ करते हैं। कुछ बुक्स होगी जहाँ पे लिखा होगा कि ईच अदर 2 के लिए यूज़ होता है और वन अनदर भी 2 के लिए यूज़ होता है। बट है ना, मेजॉरिटी जो राइटर्स है ना, इंग्लिश राइटर्स, जो मेजॉरिटी ऑफ बुक्स अगर आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो ईच अदर होता है वो 2 के लिए ही यूज़ होता है, और वन अनदर होता है 2 से ज़्यादा के लिए। जब हम बात बोलते हैं तो वन अनदर का यूज़ करते हैं। अगर आप कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वन अनदर 2 के बारे में जब बात की जा रही है तभी उन्होंने वन अनदर का इस्तेमाल किया है। बट क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ के तो आप पेपर नहीं देने जाते हो ना, आप कहीं पे एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप अपनी इंग्लिश की बुक्स पढ़ के जाते हो। तो जब भी स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात आती है, इधर उधर बोल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट रिटन इंग्लिश, तो रिटन इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश आर 2 डिफरेंट थिंग्स गाइज, ऑलवेज रिमेंबर दिस। हमेशा ध्यान रखिएगा, ईच अदर, जब भी आप कोई पेपर देने जाएंगे, कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करेंगे तो ईच अदर विल डोनेट 2 एंड वन अनदर आएगा तो ध्यान रखिएगा मोर देन 2 होता है। ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ जो राइटर्स होते हैं वो ईच अदर को 2 से ही डोनेट करते हैं। कुछ राइटर्स हैं इंग्लिश के, कुछ इंग्लिश की बुक्स है जिन्होंने वन अनदर को भी 2 से डिनोट करने की कोशिश की है। बट क्योंकि मेजॉरिटी ईच अदर पे 2 जाता है तो मैं भी मेजॉरिटी के साथ जाती हूँ, इसी वजह से मैंने आपको ये ऐसे समझाया है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस। लास्ट सेक्शन पे जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव हम समझते हैं, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जब पुलिस जो होती है, जो क्रिमिनल को पकड़ के ले जाती है, चोर को, तो वो जब लेके जाती है तो बोलती है कि जैसे किसी ने मर्डर किया है या चोरी की है तो लोग पूछते हैं कहाँ लेके जा रहे हो, तो अरे हम इंटेरोगेशन के लिए लेके जा रहे हैं। आपने सुना होगा ये मूवीज़ में। सो इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है सवाल। इंटेरोगेशन का मतलब ही होता है सवाल पूछना। क्या मतलब होता है सवाल पूछना? मूवी का एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया अभी। जब भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बात आएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि सवाल पूछना। पुलिस मुझे पकड़ के लेके जा रही है किसी मर्डर के क्राइम में, क्या करने? सवाल पूछने। क्या करने? इंटेरोगेशन करने। कुछ एग्जाम्पल से देखिए, हु इज़ देयर, सवाल पूछा। हु आर यू, सवाल पूछा। हु आर यू टॉकिंग, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है। Which is the house, what is the matter, what do you want, what will all the neighbors say, ठीक है। सवाल पूछे जा रहे हैं इन सारे सेंटेंसेस में। जब भी हम कोई सवाल पूछते हैं तो उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नोटिस दैट द प्रोनाउंस आर सिमिलर टू रिलेटिव प्रोनाउंस बट द वर्क विच दे डू इज डिफरेंट। मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ाया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कंजंक्शन का काम करते हैं। 2 सेंटेंस को जब हम जोड़ते हैं, हुज लगा के, हुम लगा के, तो ये होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन ध्यान रखिएगा वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन दूसरा काम करे। जो रिलेटिव प्रोनाउन है हमारे, ये दूसरा काम कर रहे हैं, ये सेंटेंस का जोड़ने का काम कर रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, फुल स्टॉप के साथ आ रहे हैं।